आज के कार्यक्रम की शुरुआत जिस प्रकार से हुई और प्रधानमंत्री जी का संदेश भी हम सबको मिला, उस संदेश में जो उन्होंने कोट किया वो मैं श्लोक दोबारा से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जो कि हम सबकी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् संभाग भवेत्। अब आप मुझे बताइए कि जिस कम्युनिटी की, जिस समाज की प्रार्थना ही ये हो कि सब तरफ सबको सुख प्राप्त हो, किसी को कोई दुख ना हो, सबकी काया जो है वो निर्मल हो, किसी को शारीरिक पीड़ा ना हो और सबको हम एक ही नजर से देख पाए, ऐसे समाज में जो मेरे बीच हमारे जस्टिस रंजन गोगोई बैठे हैं, न्याय प्रिय, जिन्होंने न्याय की अवधारणा इस देश में स्थापित की। अभी पंत साहब कुछ किस्सों का कुछ ऐसे विचारों को प्रकट करके गए जहां पर हमारे समाज में न केवल भेदभाव बल्कि दुख और पीड़ित समाज में कुछ अवधारणाएं भी रही हैं। उन सब को दूर करने के लिए क्या रास्ता है? रास्ता एक ही है जो हमारे धर्म और समाज ने हमें सिखाया। और जब बात हो रही थी, दरदा साहब ने भी जैसे कहा कि हम ये एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा चलाई जाती है और पूर्ण रूप से महिला जो है वो आध्यात्म के रूप में और कर्म के रूप में समाज की सेवा कर रही है। तो ऐसा समाज, जब हम ऋग्वेद की और अन्य वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, तो ऐसा समाज जिसने महिलाओं को ये अधिकार नहीं बल्कि इस तप के योग्य माना जो कि समाज में कुछ भी स्थापित कर सकती हैं, यहाँ तक कि समाज को ही स्थापना करने का अधिकार उनके पास था और वेद की ऋचाएं लिखने का अधिकार भी उनके पास था। और वो परंपरा आज हमें ब्रह्म कुमारी के रूप में सामने दिखाई देती है कि समाज में सही मापदंडों को स्थापित किया जाए। और जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं तो उस आजादी के अमृत महोत्सव में भारत की वो सभ्यता, वो संस्कृति जिसने समाज को, दुनिया को सब कुछ दिया, उसको मनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। और उसमें वो सब इतिहास पढ़ने का और समझने का सौभाग्य भी हमारे ही श्रेय में आया। तो उस सौभाग्य में ये भी शामिल है कि महिलाओं की स्थिति भारत के समाज में क्या थी। महिलाओं की स्थिति भारत के समाज में वो थी कि जो ऋचाएं लिख सकती थी, जो आध्यात्म को प्राप्त कर सकती थी, जो गुरु हो सकती थी, जो खुद दैविक शक्ति थी और उनके रास्ते में कोई ऐसा काम नहीं था जो वो प्राप्त नहीं कर सकती। ये इस देश की सभ्यता, संस्कृति है। और उसका एक उदाहरण खास तौर पे पंत जी के लिए मैं ये कहूंगी, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में जितने शक्ति से संबंधित शब्द हैं वो सब फेमिनिन जेंडर हैं। आप उठा के देख लीजिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, वाणी, जो भी शक्ति से संपूर्ण है वो सब के सब शब्द कहीं ना कहीं फेमिनिन जेंडर हैं हमारी ओरिजिनल भाषा के अंदर। लेकिन समय काल बदला और जब समय काल बदला तो उसके साथ सभ्यता, संस्कृति में भी त्रुटियां आई और वो त्रुटियां समाज के कई रूपों में आपको सामने दिखाई देती हैं और जिसमें भाषा में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। आप तुर्किक, पर्शियन, वो सब इन्वेजन्स हुए, समाज में बहुत किस्म की बुराइयां आई और जो कुछ आज हम आइसिस और अन्य ऐसे समाजों के बीच देखते हैं वो इस देश ने हजारों साल झेला है। और उसके झेलने का जो असर है वो हमारी भाषा में पड़ा कि अब जितने शक्ति के
शब्द थे वो सब मैस्कुलिन जेंडर हो गए, ताकत, हिम्मत वगैरह वगैरह। ये प्रभाव आप कभी ध्यान से सोचकर पढ़िएगा, और जो मैंने कहा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर इससे भिन्न ऑब्जर्वेशन आपके पास है तो मैं उसको सुनने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार रहूंगी। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं एम्फेसाइज जिस बात पे कर रही हूँ वो एम्फेसिस इस बात पे है कि इस देश की जो ओरिजिनल सभ्यता संस्कृति है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो शांति के रूप में हो, हमने सबका भला ही चाहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरा भला हो, मैं सबसे सब छीन लूं और खुश रहूं। हमने कहा कि मेरा भला सबके भले में समाहित है, और जब सबका भला होगा तो मेरा भला खुद से हो जाएगा। जब चारों ओर शांति होगी, चारों ओर सुख होगा, उसी सुख में मेरा सुख भी सम्मिलित है। मेरा सुख कोई अलग सुख नहीं है जो समाज के सुख से भिन्न हो। उसी की एक और श्लोक जो है वो मेरे मन में आता है, और वो है कि जब कभी भी हम बात करते हैं शांति कहाँ से आती है, पंत जी ने कहा कि शांति हमें मिलती है जब हम ऐसी बुरी बुरी खबरों को छापते हैं और बुरी बुरी खबरों को दिखाते हैं, तो हमें शांति मिलती है कि हमने अपने हिस्से का काम पूरा किया, समाज की बुराई को समाज के सामने रखा, ताकि वो प्रेरणा बनकर लोग सही रास्ते पर आए। कई बार जो प्रेरणादायक लोग हैं वो नहीं छप पाते, जो लोग सही सहज काम करते हैं और ऐसे विषयों के ऊपर काम करते हैं वो एक अलग विषय है, और ये पंत जी के ऊपर नहीं है, मैं जनरल मीडिया की बात कर रही हूँ कि जब बुराई दिखाना जरूरी है, उसके साथ जो लोग भला काम कर रहे हैं वो दिखाना भी आवश्यक है, ताकि सही प्रेरणा समाज में स्थापित हो सके। और जब समाज में सही प्रेरणा स्थापित होगी तभी लोग उससे प्रेरित होकर सही रास्ते की ओर बढ़ेंगे। न अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभ्यात् शांतिर शांतरस्य कुतः सुखम। यानी जिस व्यक्ति के मन और भाव विचारों में सुख नहीं है तो वो दुनिया में क्या सुख बांटेगा। सुख पाने के लिए ये मस्तिष्क और मन सही होना आवश्यक है, और वो मन और मस्तिष्क को सही रखने के लिए राजयोग या अन्य योग या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना आवश्यक है, क्योंकि सुख और दुख उन्हीं विचारों से पैदा हो रहा है जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं। और उन विचारों को सही करने के लिए जिस ट्रेनिंग की अवस्था में जाकर हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को ट्रेन करते हैं सही रास्ते पे चलने के लिए, राजयोग उसी का एक माध्यम है, उसी का एक रास्ता है। और उसी की वजह से हम अपने आप को जब अंतरात्मा से बात करें और अपने आप को सही रास्ते पर लेके आए तो हम समाज में भी सही विचार को फैला सकते हैं और उन्हीं विचारों को आगे लेकर जा सकते हैं। यानी सब कुछ व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में ही घड़ रहा है, तो उस मन और मस्तिष्क और व्यक्ति का निर्माण बहुत आवश्यक है, और ब्रह्म कुमारी समाज वही व्यक्ति निर्माण का कार्य में जुटे हुए हैं, और वही व्यक्ति निर्माण जो है समाज में शांति लाने का काम कर सकता है। शांतिम योगेन विन्दति, यानी योग से शांति है, राजयोग उसका हिस्सा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की मान्यता पूरे विश्व के सामने रखी और यूएन के द्वारा उसको घोषित किया गया, तो आप सोच सकते हैं कि वो उन्हीं विचारों को परिवर्तित करने के लिए एक साधना थी कि जो समाज में बुराइयां हैं वो तो किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग की खपत है, और वही दिमाग अगर वही चक्र अलाइंड होंगे, वही विचार अलाइंड होंगे तो बुरा विचार मन में नहीं आएगा।
और जब बुरा विचार मन में नहीं आएगा, व्यक्ति की सुख शांति से वो चारों तरफ सुख और शांति भी फैलाएगा। और योग की, जिसने जो भी योग करना है, चाहे अष्टांग योग करे, चाहे यौगिक प्रक्रिया करे, चाहे योग आसन करे, चाहे राजयोग करे, चाहे सहज योग करे, जिसको जो भावना है और जो उसका शरीर अलाउ करता है, उसके अनुसार जो भी योगिक प्रैक्टिसेस में जुड़ेगा, मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, कि योग के माध्यम से जो लोग इन विषयों पर जुड़े हुए हैं, उनको आसानी से गलत रास्ते पर ले जाना थोड़ा कठिन काम है। आप आसानी से उन्हें जरा रास्ते से विचलित नहीं कर सकते। जो रास्ता उन्होंने तय किया है समाज सेवा का या आत्मसमर्पण का या सर्वस्व समर्पण का, उससे कोई उनको विचलित नहीं कर सकता। ये योग की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। और आज जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इंडिया बीइंग द ग्लोबल हार्बिंजर ऑफ पीस जैसा सब्जेक्ट चुना गया, तो जो विषय आज दुनिया को परेशान कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, crimes against women, we can see the war, we can see how exploitation has happened, how imperialistic practices have destroyed nations, communities, languages, so on and so forth. Now, all the negative things which are right now before us can only be corrected through the passage of peace. And how do you achieve peace is the practice of yogic kriyas, Indian philosophy, which teaches you to cleanse your own system individually so that you become a better version of yourself and you're able to transmit goodness all around you, whether through the deeds or through the words or through the right path or through service, whatever methodology one may choose. But those methodologies are all leading us towards common consciousness. That's what this conference is all about. And I'm so happy to be here that at least this conference has chosen the subjects which are plaguing the world today. And the real answer definitely is in being together, identifying each other with the same level of consciousness and energy systems, which can give us answers to deal with the problems of the world at large, and none better place than Mount Abu, the headquarters of Brahma Kumaris, to make that beginning. And I'm really, really pleased to be here. So when Azadi Ka Amrit Mahotsav is getting celebrated, definitely all that is good about India, all that gives us strength, all that brings the change needs to be celebrated. And this effort is definitely going to make a huge difference to the world of peace. The enigma which the world is facing, the answer definitely lies in praying for peace for all and changing ourselves from within. And that's what Indian philosophy is all about. And we saw it, that even during our freedom movement, हमारी आज़ादी की लड़ाई के समय पर भी जितने हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, साधु संत महात्मा थे, उनको भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए समाज को प्रेरित किया और सही दिशा दिखाने का काम किया। उसके अलावा आज़ादी की लड़ाई में हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने सत्य और अहिंसा का मार्ग भी चुना। हर तरीके के मार्ग चुने गए, लेकिन उसमें एक मार्ग सत्य अहिंसा का भी था। तो ये सब मार्ग, ये सब प्रेरणा अध्यात्म की स्वामी विवेकानंद जी से लेकर आगे तक जो कुछ हुआ, उस सब में शामिल है। और उसी के साथ मैं एक व्यक्ति को और कोट करना चाहती हूँ, और वो है एपीजे कलाम साहब। आप सब जानते हैं, कलाम साहब को हम सब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जब उनसे एक प्रश्न हुआ कि भाई आप तो बहुत शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इतने शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति, आपको क्या जरूरत है मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाने की? तो उनका जवाब था, वेपन्स ब्रिंग पीस, so to strengthen yourself, not to use, but to strengthen ourselves is as much part of Shanti. To remain peaceful, to protect the peace, you need to use all ornaments around it, and weaponry is one such ornament which you need to use for keeping the peace together. जैसे गुलाब के फूल के साथ ईश्वर ने भी कांटे दिए ताकि गुलाब का फूल बचा रहे, उसी प्रकार से शांति को बरकरार करने के लिए ये सब क्षमताओं को भी इस्तेमाल करना होगा। अंत में शांति मंत्र, इससे पहले कि बहन जी मेरे को स्लिप दे, तो मुझे लगा कि मैं शांति मंत्र से, और जो लोग सभी लोग जानते हैं, मैं उसका उच्चारण करूंगी, हम सब मिलके उसके साथ मैं आज का अपना भाषण जो है वो समाप्त करना चाहूंगी। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।